नमस्ते। आज हम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये डिफरेंट पार्ट्स में कवर होगा, तो हम आज पार्ट 1 देखेंगे। तो आरबीआई ये रिपोर्ट एवरी ईयर पब्लिश होता है। ओके, ये एनुअल रिपोर्ट है ना, सो एवरी ईयर पब्लिश होता है और 2 कॉपी ना फाइनेंस सेक्रेटरी को सबमिट करते हैं। आरबीआई सबमिट्स 2 कॉपीज टू द फाइनेंस सेक्रेटरी। और इस 2 कॉपी में कौन कौन साइन करते हैं? First, CGM in charge, that is Chief General Manager, who is in charge. Next, the 4 Deputy Governor. Next, the RBI Governor. So 4 plus 2, 6 लोग इसमें साइन करते हैं. Okay, and this is submitted in terms of Section 53(2) of RBI Act 1934. So what is the section related to the annual report of RBI means? You have to know. वो section का नाम है Section 53(2). तो RBI रिपोर्ट में ना 2 पार्ट है. First, part 1, the economy, reviews and prospects. Next, part 2 है the working and operation of the RBI. Okay, तो the economy, review and prospects में इसमें भी 2 पार्ट है. पहला है assessment and prospects और दूसरा है economic review. तो ये assessment और prospects में क्या होता है ना, assessment of 2024-25 जो अब खत्म हुआ है, वो financial year 25, इसमें वर्ल्ड कैसे परफॉर्म किया और इंडिया कैसे परफॉर्म किया, ये सब डिटेल में होगा. और प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर में अगला फाइनेंशियल ईयर 26, तो दैट मीन्स 2025-26 में इकोनॉमी कैसे होगा, वर्ल्ड का इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों कैसे होगा, ये सारे एनालाइज हुए हैं. और इकोनॉमिक रिव्यू में द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया, ओके, द बैंकिंग स्टेबिलिटी, द फाइनेंशियल सिचुएशन, द मॉनेटरी सिचुएशन, ये सब सारे इसमें एनालाइज हुआ है. तो इस वीडियो में ना हम असेसमेंट ऑफ 24-25 कवर करेंगे. तो ये सारे वीडियो डिफरेंट पार्ट्स है ना, वो डिटेल में कवर होगा. ओके, नॉट हियर एंड देयर बट इन डिटेल. So you can watch this video in 1.5x or 2x so that it covers in a faster speed. Okay, so moving on, पहला असेसमेंट 2024-25. तो पहले हम देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म हुआ था. ओके, कैसे परफॉर्म किए थे और उसका इन्फ्लेशन कैसा था, वो सब हम देखेंगे. तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखे तो एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट इज रिलीज्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं. तो एज पर दैट आउटलुक 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% ग्रोथ हुआ था. ओके, एंटायर ग्लोब का ग्रोथ था 3.3%. ये बहुत कम है. लेकिन आप हिस्टोरिक एवरेज, दैट इज फ्रॉम 2000 टू 2019 हिस्टोरिक एवरेज देखे तो वो था 3.7%. लेकिन पिछले वर्ष 2024 में वर्ल्ड का ग्रोथ था सिर्फ 3.3%. तो इसका कारण क्या था? फर्स्ट, 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस. ओके, पहला था वीक इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, थर्ड था हाई डेप्थ लेवल. सो वीक इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे कंट्री के पास पैसे नहीं थे तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे थे. सेकेंड, स्लो प्रोडक्टिविटी, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं था. थर्ड, हाई डेप्थ लेवल, कोविड के कारण ना बहुत सारे कंट्रीज ने लोन लिए थे और उसका इंटरेस्ट बनाए बहुत मुश्किल था. तो ये 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस था. और फिर देखें तो वीक रिकवरी इन चाइना कंजप्शन एंड प्रॉपर्टी मार्केट. तो चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट में आप श्योर सुना ही होगा न्यूज़ में, वो बहुत नीचे, इट इज़ गोइंग वेरी डीपली डाउन. ओके, चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट इज गोइंग डाउन वेरी डीपली. तो चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट कंजप्शन, उसमें रिकवरी बहुत वीक था. और नेक्स्ट, मॉडरेट ग्रोथ इन एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज. तो इसी कारण लास्ट ईयर 2024 वर्ल्ड का ग्रोथ बहुत कम था, वो था 3.3%. ओके, 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और फिर वीक रिकवरी इन चाइना एंड मॉडरेट ग्रोथ इन एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन पार्ट देखेंगे. ओके, इन्फ्लेशन अब देखें तो वो तो कम हुआ है, फ्रॉम 6.6% इन 2023 टू 5.7% इन 2024. तो पिछले वर्ष से कंपेयर करिए तो वो तो कम हुआ है. और ये कारण क्या है? मॉनेटरी टाइटनिंग और ईज ऑफ सप्लाई चेन. तो मॉनेटरी टाइटनिंग क्या है? पहले इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट हैज ग्रोन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. ओके, दैट इज द प्राइसेस हैव गॉन अप, उसका कीमत उसका प्राइसेस इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो मॉनेटरी टाइटनिंग मतलब है कि जब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा है, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है. ओके, व्हेन द डिमांड इज मोर पीपल चेस द गुड्स. बहुत डिमांड है तो बहुत पीपल के पास पैसे हैं खरीदने के लिए और इसलिए उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है. मॉनेटरी टाइटनिंग करने से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और जो भी पैसा है लोगों के साथ वो कम हो जाता है.
तो डिमांड, व्हेन द मनी इन द हैंड ऑफ द पीपल डिक्रीजेस तो विल द डिमांड। ओके, पैसे कम हुए तो, जो भी पैसे लोग के साथ हैं वो कम हुआ तो उनका डिमांड भी कम होगा, तो इससे इन्फ्लेशन अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग टाइटनिंग हुआ और ईज ऑफ सप्लाई चेन। फिर भी आप देखें तो 5.7 6.6 से कम है। ओके, फिर भी इन्फ्लेशन इज अबव द प्री पैंडेमिक लेवल। ओके, जो भी पैंडेमिक बिफोर इन्फ्लेशन था उससे तो बहुत ज्यादा है। ओके, इन्फ्लेशन इज अबव द प्री पैंडेमिक लेवल, और इसका रीजन था पर्सिस्टेंट प्राइस प्रेशर्स इन द सर्विस सेक्टर। मॉनिटरिंग टाइटनिंग, ईज ऑफ सप्लाई चेन, थोड़ा इन्फ्लेशन तो कम हुआ लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा है, और इसका मेन रीजन है प्राइस प्रेशर्स इन द सर्विस सेक्टर। ओके, यू हैव टू नो दिस, ये सारे ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ 2023 से, फिर भी प्री पैंडेमिक से ज्यादा था। इसका रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर द इन्फ्लेशन टू बी अबव द प्री पैंडेमिक लेवल? देन यू शुड नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द persistent प्राइस प्रेशर। एनुअल रिपोर्ट प्लीज तो टेक इट सीरियसली। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे 6.6 5.7% तो आप कवर कर देंगे किसी ना किसी रिपोर्ट से। ये एनुअल रिपोर्ट नहीं, ये मॉनिटरी टाइटनिंग, ये ईज ऑफ सप्लाई चेन, ये पर्सिस्टेंट प्राइस प्रेशर, ये यूनिक पॉइंट सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ही कवर होता है। सो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट हो गया ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड। तो मर्चेंडाइज ट्रेड देखें तो वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 2023 में। आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1%, मतलब क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ। तो पिछले वर्ष 100 crores ग्रोथ था, तो द नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड वाज 90 crores ही ग्रोथ था। ओके, द ग्रोथ हैज गॉन डाउन, दैट इज व्हाट दिस 1% कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, मतलब 1% नेगेटिव में ग्रोथ हुआ है। और ये 2.9% 2024 में ग्रोथ हुआ है, विच इज वेरी गुड। ओके, फ्रॉम 1% कॉन्ट्रैक्शन टू 2.9% ग्रोथ इन 2024। और इसका कारण ही मेन रीजन सप्लाई चेन प्रेशर। ओके, ईज ऑफ सप्लाई चेन प्रेशर विच वाज आल्सो द रीजन फॉर डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। ओके, यही कारण था इन्फ्लेशन डिक्रीज होने से, और यही कारण है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड का ग्रोथ का कारण भी। फिर भी थोड़ा हेडविंड्स था। ओके, फिर भी थोड़ा हेडविंड्स था। वो हेडविंड है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। तो इसके कारण भी बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है, थोड़ा कम ही ग्रोथ हुआ है। आपको टू टर्म्स क्या होना चाहिए? ओके, दीज आर जस्ट नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स, हेडविंड, टेलविंड, ये सब ना आपके डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 अपीलिंग। ओके, हेडविंड का मतलब है प्रॉब्लम्स। ओके, हेडविंड ना ऐसा होता है, यह ऑब्जेक्ट है, तो आप जाना चाहते हैं लेकिन हवा ऑपोजिट में बहुत स्ट्रांग में आता है, तो आपको बहुत जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो हेडविंड आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, वो आपका हिंडरेंस है, या वो आपको ब्लॉक करता है। ओके, लेकिन टेल विंड ऐसा नहीं है, टेल विंड पीछे होता है ना, तो टेल विंड आपको पुश करता है। तो टेल विंड होने से ना, टेल विंड किसे बोलते हैं, किस फैक्टर्स को टेल विंड होते हैं, टेल विंड बोलते हैं जो आपको हेल्प करता है आगे जाने के लिए। ओके, वो आपको पुश करता है। लेकिन ये हेडविंड ना, ये क्या करता है, उसको आपको स्टॉप करता है, हिंडर करता है या रेसिस्ट करता है, वो उसे हेडविंड फैक्टर्स बोलते हैं। और टेल विंड जो आपको पुश करता है, हेल्प करता है, उसे टेल विंड फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, हेड विंड, टेल विंड। नेक्स्ट आप देखें तो G20 प्रेसिडेंसी था, उनका 2023-24 का हेड था ब्रेसिल। So from India it got passed to Brazil. पहले before Brazil India was heading the G20 presidency ना, तो फिर 2023-24 में it got passed on to Brazil। और उसका थीम था, उसका थीम प्लीज आपको याद करना चाहिए, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये था थीम। ओके, और इस थीम ना 3 एरियाज में फोकस था, 3 की एरियाज था। पहला, combating hunger, poverty, inequality. Second, advancing the 3D of sustainable development. Third, reforming global governance structure. Remember, first hunger, next 3D और next governance. Please remember the 3 key areas. Okay, और थीम भी आपको याद रखना चाहिए। और ब्राजील था प्रीवियस G20 प्रेसिडेंसी। अब हम डोमेस्टिक इकोनॉमी कवर करेंगे। ओके, पहले हमने क्या क्या कर देखा, हमने ग्लोबल का ग्रोथ, इन्फ्लेशन,
मर्चेंडाइज ट्रेड और G20 प्रेसिडेंसी देगा, ये सारे ग्लोब का। अब हम डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब इंडिया का ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये सब फोकस करेंगे। तो इंडिया का आप देखें तो द रियल जीडीपी, ये रियल जीडीपी कौन फोरकास्ट करता है हमारे कंट्री में? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही फोकस करते हैं। ओके, पहला फर्स्ट एस्टिमेट रिलीज करते हैं, फिर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज करते हैं। तो एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट उनका प्रेडिक्शन है 6.5%। सो 2024-25 इंडिया ने 6.5% ग्रो किया है। सो इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, रिमेंबर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ओके, और सेकेंड एस्टिमेट एनएसओ प्रोडक्शन है रियल जीडीपी का 6.5%। तो हम हर एक सेक्टर का देखेंगे। ओके, पहला एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो इस सारे डेटा ना जो भी परसेंटेज आपको दिख रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन नॉट जीडीपी। रिमेंबर ये सारे प्रेडिक्शन 0.6%, 2.7% ये सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड के फॉर्मेट में है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। ओके, जीडीपी में नहीं है क्योंकि जीडीपी में क्या क्या होता है? जीडीपी में टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है, प्लस टैक्सेस भी होते हैं, प्लस सब्सिडीज, ये दोनों भी होते हैं। तो इससे ना हम एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ने एक्चुअल वैल्यू एडिशन क्या किया है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स और सब्सिडीज एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जीडीपी में, इसीलिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड चूज करते हैं। ओके, इफ दे आस्क यू इन इंटरव्यू एंड ऑल दे शुड टेल। ओके, इफ दे आस्क यू इन इंटरव्यू एनुअल रिपोर्ट में क्यों जीडीपी नहीं बोलते हैं, क्यों ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मेट ले रहे हैं, तो आपका मालूम होना चाहिए एक सेक्टर कितना ग्रो किया है वो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी से हमें पता नहीं है ना वो सेक्टर ग्रो किया है या टैक्सेस बढ़ा है, वो हमको पता नहीं है, इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड यूज करते हैं। ओके, तो 2024-25 में देखें तो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर इट हैज ग्रोन टू 4.6%। तो प्रीवियस ईयर 2023-24 में सिर्फ 2.7% ग्रोथ हुआ था, लेकिन 24-25 में 4.6%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और इसका रीजन था पहला रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत था। ओके, नेक्स्ट है एडिक्वेट रिजर्वॉयर लेवल्स, तो पानी बहुत था, वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छे थे। और नेक्स्ट है सपोर्टेड बाय हायर प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन एंड पोटैटो। So they might ask you which of the following were the reasons for the good growth of agriculture and allied sectors. तो आपको ये 4 रीजन आपको मालूम होना चाहिए: रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एडिक्वेट रिजर्वॉयर लेवल, गुड वेदर कंडीशन, हायर प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन एंड पोटैटो। तो इसमें ना इस रिपोर्ट में एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव को मेंशन हुआ था, वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ओके, so this is related to the digital activities, creating digital ID for the farmers के लिए, किसान के लिए डिजिटल ID क्रिएट करना तो आसान होगा ट्रैक करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मेंशन हुआ था। जो भी स्कीम्स, जो भी योजना, जो भी मिशन आपके एनुअल रिपोर्ट में मेंशन हुआ है ना, आपको 100% उसका सारा डिटेल्स आपको याद होना चाहिए। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने इस मिशन या इस योजना या इस स्कीम को उन्होंने मेंशन किया है, मतलब है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लीज डू नॉट स्किप एनी स्कीम, योजना और मिशन मेंशन इन द एनुअल रिपोर्ट। तो आपको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में सब मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज जाकर आप पढ़िए। ओके, जो भी स्कीम यहाँ मेंशन हो रहा है प्लीज आपको जाकर पढ़ना चाहिए अगर आपको मालूम नहीं है तो। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखें तो इट इज 4.3%। तो पहला क्वार्टर में देखें तो द ग्रोथ वॉज वेरी गुड, लेकिन 3 क्वार्टर्स में बॉन्ड रेट था। ओके, पहला क्वार्टर में ग्रोथ बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी 3 में बॉन्ड रेट ही था। उसका रीजन था बेस इफेक्ट और म्यूटेड डिमांड कंडीशन। ओके, बेस इफेक्ट और म्यूटेड डिमांड कंडीशन के कारण 3 क्वार्टर्स में ग्रोथ उतना नहीं था। ओके, म्यूटेड डिमांड कंडीशन मतलब कि डिमांड नहीं था। अगर आपको खरीदना चाहिए, अगर आप बोलते हैं कि मुझे 100 पेन चाहिए, तभी वो मैन्युफैक्चर करेगा ना। आप बोलते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ 5 पेन चाहिए, तो उसका डिमांड बहुत कम है, तो उसका ग्रोथ भी बहुत कम होगा। लेकिन ये बेस इफेक्ट क्या है वो हम देखेंगे। ओके, मानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2024 में उन्होंने टोटल प्रोडक्शन 100 करोड़, ओके 100 करोड़ किया है, इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ प्रोडक्शन किया है। तो और मई 2025 में 150 करोड़। ओके, मई 2025 में 150 करोड़, एक साल बाद 150 करोड़ और एक साल के पहले 100 करोड़। तो इसमें ग्रोथ क्या है?
इसमें ग्रोथ है 50%। ओके, एक दूसरा सिनेरियो देखेंगे। दूसरे सिनेरियो में सेम मई 2025 में उन्होंने एक 150 करोड़ ही प्रोड्यूस किया है। ओके, ये सिनेरियो में मई 2025 दोनों में एक 150 करोड़ प्रोडक्शन है, लेकिन मई 2024 में उन्होंने 140 करोड़ प्रोडक्शन किए थे। तो अब ग्रोथ क्या है? सिर्फ 7%। पिछले मई आप देखें तो दोनों सिनेरियो में मई 2025 का प्रोडक्शन तो सेम ही है, लेकिन इसमें परसेंटेज क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मई 2024 में 140 करोड़ है, लेकिन इसमें सिर्फ 100 करोड़ है। मतलब है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। ओके, अब ये बेस इफेक्ट जीडीपी में भी बातचीत होगा। तो बेस इफेक्ट क्या है कि उसका बेस 140 करोड़ बहुत बड़ा बेस है, लेकिन 100 करोड़ कंपैरेटिवली कम बेस है। तो बेस्ड इफेक्ट से हमको दिख रहा है कि हम उतना ग्रोथ नहीं किए हैं। ओके, सिर्फ 7% ग्रोथ किए हैं, और यहाँ बेस कम होने के कारण हमें दिख रहा है कि 50% ग्रोथ हुआ है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेस इफेक्ट, बिकॉज यू विल रीड दिस बेस इफेक्ट इन लॉट ऑफ द टर्म्स। ओके, जीडीपी प्रोजेक्शन में भी और डेवलप्ड कंट्रीज में भी आप देखें तो ये बेस इफेक्ट आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रोथ, जैसे यूएसए में से डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रोथ मोस्टली विल बी 2% या 2.5%, इसी रेंज में ही होते हैं। क्यों इसी रेंज में होते हैं? क्योंकि इसका बेस बहुत ज़्यादा है। ओके, इसका बेस तो आप इंडिया से कंपेयर किए तो 100 गुना या 200 गुना से ज़्यादा है, इसीलिए उनका ग्रोथ देखे तो सिर्फ 2 या 2.5% ही होगा, और इसका कारण है बेस इफेक्ट। ओके, तो ये कॉमन चीज़ है। आप जिस भी इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ ये बेस इफेक्ट आप देखेंगे। तो you should know now what base effect is. Okay, so if you read any economic news in future और इसमें बेस इफेक्ट का नाम आया तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हम हाँ नेक्स्ट सेक्टर में देखेंगे। माइनिंग सेक्टर आप देखें तो नॉर्मल उतना ग्रोथ नहीं था, और इसका कारण था एक्सटेंडेड मॉनसून। ओके, इसी का कारण माइनिंग एक्टिविटी अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो भी मॉडेस्ट ग्रोथ था। और पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, आप देखें तो एज ऑफ नवंबर 2024 57% ऑफ द कमिटेड टारगेट, जितना भी टारगेट था उसमें 57% कमिट हो चुका है। ओके, सो नाउ अगेन नेक्स्ट पीएलआई स्कीम के बारे में आपको जानना चाहिए। पीएलआई स्कीम में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आई थिंक अराउंड 14 to 15 सेक्टर्स आते हैं। तो सारे सेक्टर्स के बारे में आपको जानना चाहिए, कितना लिमिट है, कितना उनके लिए अलोकेट हुआ है, ये सब आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में आप देखिए तो वहाँ 2024-25 में 7.5% ग्रोथ था, बहुत अच्छा था। ओके, कंपेयर टू ऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था। अब हर एक एक्टिविटी देखेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखें तो हाईएस्ट लेवल सिंस 2012-13, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो सर्विस सेक्टर 7.5% ग्रोथ, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल सिंस 2012-13। ट्रेड और टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ उतना नहीं था, थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। और सर्विस सेक्टर आप देखें तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 64.1%। मतलब है कि मानते हैं 100 रुपीज़ ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इसमें ना 64.1 रुपीज़ सिर्फ सर्विस सेक्टर का कारण हुआ है। ओके, तो 64.1% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द सर्विस सेक्टर। और one more point, 7.5%. Next, construction activity highest level since 2012-13. Next, climate change performance index में देखें तो इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 10 फॉर द 6th ईयर। तो कंटिन्यूसली 6 ईयर्स हम टॉप 10 में एक पोजीशन में हम हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो ये सब ना आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों हम टॉप 10 में हैं? क्योंकि हम बहुत सारे मेजर्स लेते हैं इम्प्रूव करने के लिए। क्या क्या मेजर्स? जैसे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हाईएस्ट एडिशन ड्यूरिंग द 2025। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी हाईएस्ट एडिशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25। और आप देखें तो इसमें भी बहुत सारी योजना के बारे में बातचीत हुआ है इस रिपोर्ट में। दैट इज मोर देन 10 लाख हाउसहोल्ड्स इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स अंडर द प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो अराउंड 10 लाख सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ है अंडर दिस योजना। सो यू हैव टू रीड दिस योजना इफ यू डू नॉट नो। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा हुआ, प्लीज रिवाइज व्हेनेवर यू कैन। और 3-4 मिशन के बारे में बातचीत हुआ है। ग्रीन स्टील मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PME ड्राइव, दैट इज ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एडवांसमेंट। PME ड्राइव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये PME ड्राइव शुरू हुआ था। ओके, तो इस
स्टेज में क्या क्या स्कीम हमने 4 स्कीम कवर किया है। पहला है सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, नेक्स्ट ग्रीन स्टील मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और पीएम ई ड्राइव। सारे के सारे मिशन डिटेल्स, सारी योजना डिटेल्स आपको टिप ऑफ द फिंगर में याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाकर पढ़ने के लिए शुरू कर दीजिए। तो पीएम ई ड्राइव का मिशन है 30% ईवी अडॉप्शन बाय 2030। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, ये सब ना, तो दिस इज द वे ऑफ कलेक्टिंग फंड। ये फंड कलेक्शन, फंड मोबिलाइजेशन का मेथड है। तो ये फंड कहाँ जाएगा? ये फंड ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए ये सब सारे जाएगा। ओके, तो दीज आर द वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द कंट्री, बाय आवर कंट्री। तो इसीलिए हम टॉप 10 में हैं ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, क्यों टॉप 10 में है? क्योंकि हमने इतने मेजर्स किए हैं। नेक्स्ट इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन आप देखिए तो इट इज 4.6%। तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट हैज गॉन डाउन टू 4.6%, विच इज वेरी वेरी गुड। ओके, तो हम मॉडरेशन, कोर इन्फ्लेशन भी मॉडरेशन में था, वो था 3.5%। कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब हम इन्फ्लेशन से फूड एंड फ्यूल का प्राइसेस हटा देते तो हम कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगा। ओके, फूड एंड फ्यूल क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। ओके, फूड एंड फ्यूल बहुत वॉलेटाइल हैं और इसको कम करने का राइट्स या कम करने का पावर हमारे साथ नहीं है। क्या फूड प्रोडक्शन टोटली हमारे पास है? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द बारिश, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। और फ्यूल, हम फ्यूल इंपोर्ट बहुत करते हैं ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। तो ये फ्यूल का प्राइस बढ़ना या कम करना भी वो हमारे हाथ में नहीं है। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो इसके हटाकर हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस टर्म का नाम है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन 2024-25 में वो मॉडरेट था 3.5%। तो सेकेंड हाफ में देखें तो, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 में देखें तो अपस्टिक इन कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ हो चुका था और उसका 2 कारण था। पहला था इंक्रीज इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस। ओके, गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ चुका था। और फिर रिविजन इन मोबाइल चार्जेस ना, जैसे एयरटेल या जियो का मोबाइल चार्जेस वो इंक्रीज हुआ था। तो इसी के कारण कोर इन्फ्लेशन में एक इंक्रीज हुआ है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द रीजन, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और रिविजन इन मोबाइल चार्जेस। तो डिफ्लेशन, लेकिन डिफ्लेशन इन फ्यूल में था, मतलब फ्यूल का प्राइस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2.5% कम हुआ है। ओके, डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस कम हुआ है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो बहुत हाई था। ओके, फिर इन्फ्लेशन था एट 6.7%। ओके, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ्यूल डिफ्लेशन हुआ है, मतलब उसका प्राइसेस कम हुआ है। तो फूड इन्फ्लेशन आप देखें तो इट वॉज 9.7% इन अक्टूबर 2024, but it has come down drastically to 2.9% in March 2025। तो एक ही वर्ष में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 9.7% से 2.9% कम हुआ है फूड इन्फ्लेशन, लेकिन एवरेज देखे तो 6.7 में था। इन अक्टूबर 2024 में देखे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने इनका पॉलिसी स्टैंड चेंज हुआ है फ्रॉम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल। ओके, सो अक्टूबर 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड में न्यूट्रल का मतलब है कि हम सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, तो चाहिए तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं रेपो रेट या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, वी विल जस्ट स्कैन द सराउंडिंग, कितना पैसा है, कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कितना लिक्विडिटी है, ग्रोथ कैसे है, ये सारे हम स्कैन करेंगे। चाहे तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड चेंज हुआ है अक्टूबर 2024 में। और फिर रेपो रेट भी कम हुआ है। कब कम हुआ था? फरवरी 2025। तो आप देखें तो फ्रॉम फरवरी 2023 टू जैन 2025 द रेपो रेट वाज 6.5%। ओके, सो इट फ्रॉम फरवरी 2023 टू जैन 2025 इट वाज 6.5%। फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप फरवरी 2025 में 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। ओके, यू शुड नो व्हेन द रेपो रेट चेंज्ड, February 2025. Okay, how long it remained unchanged? From February 2023 to Jan 2025, it was unchanged. तो लिक्विडिटी कंडीशन हम देखेंगे तो सरप्लस लिक्विडिटी था। लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास सारे पैसे, बहुत सारा पैसा था। फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2024 देखे तो बैंक के पास बहुत सारे पैसा था, लेकिन डेफिसिट लिक्विडिटी सिचुएशन था दिसंबर 2024 टू मार्च 2025।
डेफिसिट का मतलब कि बैंक के पास बहुत सारे पैसा नहीं था। क्यों शॉर्टेज नहीं क्यों हुआ? बैंक हैड अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू, पहला रीजन, मोर कैश हेल्ड बाय द पब्लिक, कि जो भी बैंक के पास पैसा था लोग ने उसको विड्रॉ कर दिया। ओके, उनका फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग में जो भी पैसा था उन्होंने विड्रॉ कर दिया, इसलिए बैंक के पास कम पैसा था। दूसरा है आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन पुलिंग रुपीज आउट ऑफ द सिस्टम। तो क्या हुआ ना, डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ रहा था। ओके, डॉलर बहुत अप्रिशिएट हो रहा था, तो डॉलर का प्राइस मेंटेन करने के लिए, रुपी को डिप्रिशिएट ना होने के कारण क्या हुआ था, आरबीआई ने डॉलर को सप्लाई किए हैं। ओके, उन्होंने सप्लाई किए हैं मार्केट में। जब किसी भी कीमत का प्राइस, किसी भी थिंग, ओके, चीज़ का प्राइस क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है। ओके, और उसका सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा। जब हम सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा ना, तो प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा। ओके, प्राइस विल नॉट इंक्रीज दैट मच। तो इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम डॉलर को बहुत सप्लाई करेंगे मार्केट में, ताकि सप्लाई विल बी इक्वल टू डिमांड, या सप्लाई और ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा और रुपये उतना डिप्रिशिएट नहीं होगा। तो जब आरबीआई डॉलर को सेल करेंगे तो रिटर्न में आरबीआई को क्या आएगा? रुपये आएगा। ओके, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट के अंदर डॉलर जाएगा और मार्केट से बाहर रुपये आएगा। तो रुपी इज टेकन आउट ऑफ द मार्केट, सो दैट इज बाय डेफिसिट लिक्विडिटी। ओके, तो आप समझ लेंगे ना, तो डॉलर रुपी मार्केट के अंदर आ जाता है और रुपी बाहर जाता है और डेफिसिट लिक्विडिटी कंडीशन हो जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट हम देखें तो इट इज अराउंड 4.7% इन 2025। ओके, यही था गवर्नमेंट का टारगेट भी और ये अचीव हो चुका है। और WMA इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उसका लिमिट आरबीआई ने इंक्रीज किया है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के लिए एक लिमिट आरबीआई सेट करते हैं। ओके, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, वो लिमिट 60,000 हो चुका है। पहला था 47,000। ओके, पहला वर्ष दैट इज फाइनेंशियल 2024 में लिमिट था 47,000। नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 60,000। सो यू हैव टू नो द न्यू लिमिट, दैट इज 60,000 फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी टुगेदर। द ओवरऑल लिमिट इज 60,000। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट 4.7%। अब हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखेंगे। मर्चेंडाइज का मतलब है क्या? गुड्स। ओके, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, क्लोथ्स, टॉयज, ये सब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज बोलते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स बोलते हैं। ओके, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखें तो सिर्फ 0.1% बढ़ चुका है। द इंक्रीज कंपेयर टू फाइनेंशियल 24 इज जस्ट 0.1%, विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल ना। लेकिन इंपोर्ट देखें तो बहुत बड़ा था, वो था 6.2%। जो भी हम बाहर बेच रहे हैं ना, वो सिर्फ 0.1% बढ़ चुका है, लेकिन जो भी हम बाहर से खरीद रहे हैं वो तो 6.2% बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट था। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं देन एक्सपोर्ट। व्हेन यू इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, देन करंट अकाउंट डेफिसिट हैपेंस। ओके, सो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ चुका था। ओके, इट वाइडन। लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करना, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या हुआ ना, सर्विस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। ओके, तो हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट सपोर्टेड दिस करंट अकाउंट डेफिसिट अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट। और एक चीज़ भी सपोर्ट किया था, वो था इनवर्ड रेमिटेंसेस। जो भी बाहर रहते हैं ना, अब्रॉड में रहते हैं, वो पैसे बेचते हैं ना, उनकी फैमिली जो भी इंडिया में रहते हैं, तो उसे बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस भी ज़्यादा था और स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी था। उसके कारण क्या हुआ ना, करंट अकाउंट डेफिसिट हम मैनेज कर दिए। उतना जो भी गैप था फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट में ही था। ओके, ओवरऑल तो करंट अकाउंट डेफिसिट में ही था, लेकिन मर्चेंडाइज के कारण बहुत ज़्यादा था, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट और इनवर्ड रेमिटेंस के कारण वो गैप कम हो चुका था। ओके, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका था क्योंकि स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट्स और इनवर्ड रेमिटेंस के कारण। 1.3% अप्रैल टू दिसंबर 2024 कंपेयर टू 1.1%। सो ऑलमोस्ट उतना बढ़ चुका, ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस ईयर। और उसका मेन कारण था स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट एंड इनवर्ड रेमिटेंसेस। नेक्स्ट हम एफडीआई देखेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट एफडीआई का मतलब है कि जो भी पैसा आ रहा है और जितना पैसा इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो उसका डिफरेंस ही नेट एफडीआई। ओके, तो नेट एफडीआई देखें तो इट इज जस्ट 0.4 बिलियन कंपेयर टू 10 बिलियन प्रीवियस ईयर। तो बहुत बहुत कम था नेट एफडीआई। और नेट एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत कम था, दैट इज 1.7 बिलियन कंपेयर टू 41 बिलियन। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स दोनों बहुत कम था, 0.4 बिलियन, 1.7 बिलियन। तो एट एंड ऑफ मार्च 2025 देखें तो हमारे पास, आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व था? 668 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था। ये 11 मंथ्स का मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स कवर कर देगा। ओके, यू शुड रिमेंबर। तो एज ऑफ मार्च 2025 आरबीआई के पास था 668 बिलियन वर्थ फॉरेक्स रिजर्व, विच इज गुड इनफ टू कवर 11 मंथ्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। नेक्स्ट, दिस इज सेवरल रेगुलेटरी गाइडेंस दैट वर इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर। तो आरबीआई ने क्या क्या नया रेगुलेटरी मेजर्स इश्यू किया है, तो आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। ओके, दिस वन यू वुड हैव ऑलरेडी रेड इन योर करंट अफेयर्स। ओके, सिर्फ इसका नाम मैं बता रहे हैं, ये सब सर्कुलर का नाम है। ओके, आपको नहीं मालूम है तो प्लीज गो एंड रीड इट। तो मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क इन क्रेडिट, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का वॉलंटियर ट्रांसिशन, ये है रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये है एनहांसिंग द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे सर्कुलर्स आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो प्लीज गो एंड रीड इट। ओके, ये सारे सर्कुलर्स हैं, आरबीआई की सर्कुलर्स हैं जो इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल 25 में रिलीज हुआ है। ये है रेगुलेटरी गाइडेंस। और फिर सुपरवाइजरी गाइडेंस भी इनिशिएट हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना सुपरवाइजरी प्रोसेस में, और डेवलपमेंट ऑफ सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे सुपरवाइजरी इनिशिएटिव्स हैं। ओके, पहला स्लाइड में हमने रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स कवर किए हैं, सर्कुलर्स का नाम, और इसमें सुपरवाइजरी इनिशिएटिव्स। तो ये सारे सर्कुलर्स प्लीज गो एंड रीड। ओके, व्हेन दे मेंशन स्पेसिफिकली इस सर्कुलर का नाम उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है, का मतलब है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गो एंड रीड इट इफ यू ऑलरेडी नो, वेल एंड गुड। नेक्स्ट, अब देखें तो इंडिया एआई मिशन के बारे में भी इस एनुअल रिपोर्ट में मेंशन हुआ था। तो इंडिया एआई मिशन हमको आपको मालूम होना चाहिए, उसका बजट अराउंड 10,000 करोड़ है। ओके, तो 10,000 करोड़। तो इसमें ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, तो हैज शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज हेल्थ केयर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, और नेक्स्ट इज सस्टेनेबल। ओके, ये 3 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में मेंशन हुआ है। और नेक्स्ट अब देखें तो आरबीआई यूनिक इनिशिएटिव, आरबीआई ने 2 इनिशिएटिव किया है मई 2024 में। पहला था फिनटेक रेपोसिटरी। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी फिनटेक कंपनीज हैं उन्होंने जो नया इनिशिएटिव्स, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कैप्चर होगा फिनटेक रेपोसिटरी में। और एमटेक रेपोसिटरी इज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। ओके, फिनटेक इज फॉर फिनटेक कंपनीज और एमटेक इज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज यूज कर रहे हैं वो इसमें कैप्चर होगा। ओके, फिनटेक इज फॉर फिनटेक कंपनीज, एमटेक इज फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज। नेक्स्ट, टोटल डिजिटल पेमेंट्स हम देखें तो इन फाइनेंशियल 25 में, दैट इज द वॉल्यूम हैज ग्रोन बाय 34.8% and the value has grown by 17%. So volume almost double, value is half of it. Okay, remember volume 34%, value 70%. Just the whole numbers, you don't have to remember the exact number. ऑप्शन में आप देखिए तो आपको याद हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में भी यूज करना है तो सिर्फ यू कैन यूज द होल नंबर, 34%, 17% या 35%, 18%, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूपीआई has the major share. UPI shares 48.5% in global real-time payment by volume. तो टोटल डिजिटल शेयर में आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% शेयर इज बाय द यूपीआई। सो विद दिस पार्ट 1 कम्स टू एंड। तो हियर हमने असेसमेंट कवर किए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी, देन इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन, देन उसमें 3 सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर। ओके, एंड ऑल्सो वेरियस इनिशिएटिव्स बाय द आरबीआई। उस सर्कुलर का नाम हमने बताया है, दैट इज रेगुलेटरी सर्कुलर, सुपरवाइजरी सर्कुलर, जो भी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन हुआ है वो सारे। देन वेरियस योजना के बारे में, योजना का नाम,
देन आवर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम टॉप 10 में थे, इट इज़ फॉर पास्ट 6 ईयर्स हम टॉप 10 में हैं, और उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न, रेन्यूएबल एनर्जी हाईएस्ट एडिशन, देन पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, देन ऑल्सो वी रेड अबाउट दी नेशनल ग्रीन, वी मेंशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मेंशन हुआ था रिपोर्ट में, तो एंड देन ऑल्सो पीएम ई ड्राइव। तो ये सारे स्कीम्स आपको पढ़ना चाहिए, ओके, यू शुड नो इट इन द टिप ऑफ द फिंगर्स। और वेरियस हम रिसेंटली हम पढ़े थे ना, डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ, वॉल्यूम का ग्रोथ था 34% और वैल्यू का ग्रोथ था 17%। तो ये सारे डिटेल्स हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे 2025-26 कैसे होगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ये कैसे होगा, ओके। आई विल कवर दिस इन मल्टीपल पार्ट्स, आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी इन्फॉर्मेशन, ओके। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल पार्ट्स में कवर कर रही हूँ, ओके। थैंक यू।